नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हम हार्ट मसल डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि ये क्या होती है, कितनी घातक होती है। और इसी सिलसिले में आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, जो कि पारस अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, यानी कि हृदय के जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कोई भी ज़रूरी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये हार्ट मसल डिसीज आखिर होती क्या है? हाँ, देखिए, ये एक यूनिक हार्ट मसल डिजीज या जिसे हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। जी। कार्डियोमायोपैथी एक यूनिक डिसऑर्डर है जो अनकॉमन तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। जनरली जब हम लोग हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम एंजाइना या हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में सोचते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है क्योंकि वो सबसे प्रमुख कारण है। कार्डियोमायोपैथी या हार्ट मसल डिजीज़ जो होता है, ये एक यूनिक किस्म की बीमारियां होती हैं जिसमें कि हार्ट के जो मसल्स हैं, आपको मालूम है कि हार्ट एक मसल्स का ग्रुप है और उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो अपने आप पंप करते हैं, ताकि वो जब सारे मसल्स मिलकर पंप करते हैं तो ब्लड जाता है। अब इन मसल्स में कई बार कुदरती प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ वो अनुवांशिक कारणों से होती हैं, कभी वो कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, कभी वो जो शरीर में अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से वो मसल्स धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हार्ट के मसल की बनावट या उनका स्ट्रक्चर, उसमें कोई ऑल्टरेशन चेंज आ जाए जिससे वो हार्ट पंप ना कर पाए जितनी उसको उसके शरीर को ज़रूरत है, ऐसे पूरे मसल्स वाले डिजीज़ के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। ये 2-3 तरीके का होता है। ये अगर हम क्लासिफाई करते हैं जब कार्डियोमायोपैथी को, एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि हार्ट के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे होते हैं कि हार्ट डायलेट कर जाता है, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से ब्लड तो उसमें जमा होता है लेकिन वो पंप नहीं कर पाता बाहर, तो शरीर में कमजोरी आने लगती है और वो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो कार्डियोमायोपैथी होती है उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हार्ट का साइज़ नॉर्मल रहता है लेकिन जो उसके मसल्स हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। अब वो नंबर्स बढ़ने की वजह से फिर वो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। सिम्टम्स इसमें भी सब सेम ही रहेंगे कि आप थक जाओगे, सांस फूलेगा, काम नहीं हो पाएगा। और तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि जो ब्लड हार्ट के अंदर आता है, आपको मालूम है कि हार्ट के अंदर ब्लड आता है फिर वो पंप होता है, तो वो आने वाला ही सिस्टम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन कार्डियक मसल प्रॉब्लम्स। तो जब फ्लो अंदर आएगा नहीं तो वो निकलेगा भी नहीं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 ब्रॉड किस्म के मसल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव। ये जो बीमारी है, जो दिल के जो मसल्स होते हैं हृदय के, उनको खराब करती है, कमज़ोर बनाती है, वो शरीर के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, कितनी घातक हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल काफ़ी परेशान करने वाली बीमारियां होती हैं जी। जिनका इलाज भी बड़ा लिमिटेड होता है, कई बार बड़ा एक्सपेंसिव इलाज होता है और मुश्किल होती है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हार्ट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और इसको पूरे बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है तो एक छोटा सा ऑर्गन आपकी मुट्ठी के साइज़ का बराबर होता है। आप अगर अपनी कोई हर आदमी अपनी मुट्ठी बांध के चेस्ट पे रखे तो बस यही साइज़ हार्ट का होता है, बट वो ऐसा साइज़ बनाया गया है भगवान ने और उसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो उतना ही से ही पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। उसको ब्लड देना कितने एक बार में, जैसे आप सुनते हो कि 72 बार धड़कता है दिल, तो वो सिस्टम पूरा वो एक फिक्स रहता है और वो हेल्दी चलता रहता है। अब इन मसल्स में अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाए किसी भी वजह से, अगर वो फैल जाए या वो नंबर्स उसके बढ़ जाएं या वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो ब्लड शरीर में जाना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं पहुंचेगा, तो तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स फिर मरीज को शुरू हो जाएंगी। सांस फूलने लगेगा, वो जितना काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा ब्लड। जब उन्हें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी तो वो पंप नहीं हो पाएगा, तो आप थक जाएंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको वो फिर सूजन आने लगेगी जिसे हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं एंड स्टेज में। और इन बीमारियों में एक सबसे जो खतरनाक इफेक्ट या लक्षण होता है, जिसे लक्षण तो नहीं कहेंगे ये बिल्कुल, क्योंकि लक्षण मरीज इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ, इसमें अचानक मरीज की अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट चलना ही बंद हो जाता है। और अगर उस समय उसको CPR या कुछ अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर मरीज को बचेंगे नहीं। तो इन कार्डियोमायोपैथीज में वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
अब जब रिस्क की बात कर ही रहे हैं तो ये एक सवाल करना चाहूँगी कि किस लोगों में इसके होने का खतरा ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर्स क्या है इस बीमारी को लेकर? राइट, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो कार्डियोमायोपैथीज या जो सडन कार्डियक डेथ जो होते हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही होते हैं। कुछ रिस्क जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक जिन्हें बोलते हैं, वो कुछ फैमिलीज में चलते हैं। तो आप अगर किसी मरीज को देख रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके परिवार में कोई सडन डेथ की हिस्ट्री है या नहीं, उनके परिवार में कोई खास प्रकार के हार्ट के मसल्स बीमारियों की हिस्ट्री है या नहीं। कई बार ये अनुवांशिक होते हैं, कई बार वो हार्ट के जो सिस्टम जो जिसे बोलते हैं चैनल्स की प्रॉब्लम रहती है, उसमें वो फिर प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये रिस्क फैक्टर होते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल जो आम हार्ट की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन लोगों, स्मोकर्स, इन लोगों में ये सब प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप अगर हमसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो पॉपुलेशन, हमारे जो दर्शक, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जो अनकॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में ना सोचें। अनुवांशिक कारणों या रिसर्च बेस्ड जो कारण होते हैं वो डॉक्टरों पे छोड़ दें, साइंटिस्ट पे छोड़ दें। जो मेन कारण है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये कारणों की वजह से भी ये मसल डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और उनमें ये सडन डेथ का रिस्क ज़्यादा होता है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? एक मरीज इनकी पहचान कैसे कर सकता है और कब समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास एक बार जाकर कंसल्ट करने की ज़रूरत है? ये बीमारियां, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत थोड़ी अनकॉमन है, तो ये नॉर्मल फिजिशियंस के लेवल पे डायग्नोज करना मैं कहूँगा कि थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर पहले तो लक्षण समझना है। लक्षण हार्ट की बीमारियों का मोस्टली कॉमन होता है, जिसमें कि सांस फूलना, थक जाना, पैल्पिटेशन, धड़कन बहुत ऊपर नीचे होना, चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये सारे लक्षण इन कार्डियोमायोपैथीज में बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन अगर आपको जब इन लक्षणों आपको लग रहा है कि आपको ये लक्षण है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अवश्य किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इन बीमारियों की पहचान एक कार्डियोलॉजिस्ट बेटर तरीके से कर सकते हैं। उनकी ईसीजी में कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स होते हैं, एक्सरे खास तरीके का होता है, इको डेफिनेटली कंफर्मेटरी होता है। तो इको के बाद ही हम डायग्नोज कर पाएंगे कि उनको हार्ट मसल की बीमारी है या नहीं है। अगर है तो वो किस कैटेगरी की है, हाइपरट्रॉफिक है, डायलेटेड है, रिस्ट्रिक्टिव है। तो जब एक बार पहचान हो जाएगी, फिर उसकी जांच की जाती है कि किस वजह से ये सब हो रहे हैं। अनुवांशिक कारणों से हो रहे हैं, कंजेनिटल है या डायबिटीज़ से रिलेटेड है, या कोई और भी, कई बार कुछ और डिजीजेज होते हैं जिनकी वजह से ये कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। तो ये सब डिटेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। एक स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तभी आपका डिटेक्ट हो पाएगा। इस बीमारी के जो भी मरीज हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? ज़्यादातर जब ये बीमारियां होती हैं तो एक तरह से लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो एक जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं आपके, उनके टच में रहिए। रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर दवाइयाँ इसमें चलती हैं, कुछ दवाइयाँ ज़िंदगी भर या लाइफ लॉन्ग चलती हैं। बीच बीच में हर 6 महीने साल भर में हम उन्हें बुलाते हैं, उनका एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि उनका डिजीज़ अभी किस स्टेज पे है, कहीं वर्सन तो नहीं हो रहा है, या उनको कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि सडन डेथ जैसे मैंने बताया, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हम जिसको आईसीडी बोलते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं। रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। खान पान अपना जैसे सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सब बीमारियां जो हैं कई बार अगर आपने खाना पीना अपना ठीक नहीं रखा है तो उससे भी बढ़ सकती हैं। तो दवाइयाँ, डाइट और रेगुलर फॉलोअप, ये 3 चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है। एक बार डायग्नोज हो गया और भूल गए, ऐसा नहीं चलता है। इसमें रेगुलर आपको चेकअप कराते रहना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आप ना केवल उन्हें सुनेंगे बल्कि अपनी अपनी ज़िंदगी में उनका पालन भी करेंगे। अगर आपको ये बीमारी हो भी जाती है तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी दवाइयों के साथ साथ अपने डॉक्टर से भी रेगुलरली टच में रहें और आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी ठीक हो रही है, इसकी पूरी जानकारी रखें ताकि किसी भी गंभीर समस्या से आप बचे रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।